कितना समय है लोगों के पास बर्बाद करने के लिए, फालतू बातों पर हंसने के लिए। अगर चाहो कि 2 घड़ी किसी कंधे पर सिर रखकर सुस्ता लो तो कोई नहीं। पापा घर बुला रहे हैं, चली जाऊं क्या? 10 दिनों की छुट्टियां हैं तो भैया से, बच्चों से, सबसे मिलना हो जाएगा। और भाभी, मन कसोला हो गया। 2 दिन तक सब ठीक चलता है, फिर तीसरे दिन घुमा फिराकर वही एक बात। तुम शादी कर लेती तो हम सब भी फ्री हो जाते। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत मैं करूंगा आप ही में से एक की ईमेल के साथ। वैसे तो चिट्ठियां पढ़ना ओल्ड फैशन हो गया है, पर आशा है पुरानी कहानियों की तरह ही आप इस पुरानी नीति का भी आनंद लेंगे। डियर पीयूष सर, फ्रॉम कहानी जानी अनजानी, मैं राजश्री पांडे हूँ और आपको हर फ्राइडे को सुनती हूँ। मुझे भी स्टोरी टेलिंग में काफी इंटरेस्ट है। चूंकि इस समय ठंड का टाइम चल रहा है, मैं और मेरे सारे छोटे भाई बहन एक साथ आग के पास बैठकर आपकी कहानियों को सुनते हैं। आपके द्वारा सुनाई गई कहानी गिल्लू हम सबको बहुत पसंद आई थी। हमारे 7th स्टैंडर्ड की हिंदी बुक में यह कहानी थी, पर इसे ऐसे सुनकर काफी अच्छा लगा और स्कूल की पुरानी यादें भी ताजा हो गई। इंटरनेट, वेब शोज, टीवी और हाईटेक गेम्स के समय आपकी कहानियां मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं। आई विश कि आप हमें खूब सारी कहानियां सुनाते रहे, जो कहानियां कहीं गुम सी हो गई हैं। इस हाईटेक सी दुनिया में एक ओल्ड स्कूल लड़की, राजश्री। धन्यवाद राजश्री जी आपके पैगाम के लिए। ऐसे ही आप हमें बढ़ावा देते रहे तो हम कहानियां सुनाते रहेंगे। मुझे लिखते रहिए hello@piyushagarwal.com पर। आशा करता हूँ आप सबको भी हमारी कहानियां पसंद आ रही होंगी और अब आपने हमारा साथ ना छोड़ने का फैसला भी कर लिया होगा। अब जैसे हमारा आपका साथ है, वैसे ही होता है जीवन में हम सफर का साथ और प्यार। पर कभी कभी उम्र का एक पड़ाव ऐसा होता है जहां आपको लगता है कि आपको किसी के साथ की जरूरत ही नहीं और आप खुद ही अपना सफर तय कर रहे होते हैं। पर तभी उस सफर में अगर कोई आपका हमसफर बनना चाहे तो क्या उन रिश्तों के धागों से जुड़ने का फैसला आसान होता है? चलिए जानते हैं हमारी आज की कहानी मोह के धागे में, जिसे लिखा है लकी राजीव जी ने। ये पिछले 15 वर्षों से लेखन में सक्रिय हैं और पुणे में रहती हैं। लेखन के साथ साथ ये चित्रकला और शास्त्रीय संगीत में भी सक्रिय हैं। इनके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स पर जाएं। आज की इस अनजानी कहानी को आप सुन रहे हैं खास कहानी जानी अनजानी पर। अब कहानी का नाम ही मोह के धागे हैं, तो बंध जाते हैं उन प्यार के धागों में इस कहानी के साथ। सुनिए राजश्री जी की तरह अपने पूरे परिवार के साथ। मोह के धागे, लकी राजीव। अलार्म बंद करके मैं रजाई में दुबकी रही। 6:15 ही था। आधा घंटा और सही। वैसे भी टहलने तो जाना नहीं था। पार्क याद आते ही मन खिन्न हो गया। कल तक तो केवल यही वजह रह गई थी खुश रहने की। अब वो भी खत्म हो चुकी थी। सामने वाले घरों की सफेद पीली बत्तियां जल चुकी थी। एक एक करके सब ताला लगाकर पार्क की ओर निकलने भी लगे होंगे। सरिता अपने उसी पुराने लाल पीली पट्टियों वाले रोएदार स्वेटर में तेज चाल से चलती हुई, मंकी कैप पहनकर, कुर्ते की जेब में बाहें डालकर एक गर्म कोना तलाशते हुए शर्मा अंकल, सुबह सुबह काला चश्मा लगाकर टहलने वाला उस अमीर बिल्डर का नाटा सा लड़का, और कोई नहीं। मैंने सिर झटका। मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं।
मैंने रजाई सिर तक खींच ली। मेरे आसपास सब कुछ काला काला था, लेकिन अरुण मुझे एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। काला रंग का ट्रैक सूट, आंखों पर भूरे फ्रेम वाला चश्मा, बालों में हल्की सफेदी और चेहरे पर असामान्य संजीदगी। इतने अंधेरे में दिमाग और तेज भाग रहा था। साल भर हो गए हमें इस तरह पार्क में मिलते जुलते, हंसते मुस्कुराते। बात राजनीति, क्रिकेट, समसामयिक जैसे मुद्दे से आगे बढ़कर उनकी शादी, तलाक की वजह घर परिवार से होते हुए साहित्य पर आकर ठहर गई थी। कल मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। उसमें नायिका को आपकी तरह कॉटन की साड़ियां बहुत पसंद थी। करीब 3 महीने पहले की बात होगी। एक अजीब सी दृष्टि से मेरी तरफ देखते हुए अरुण मुस्कुराने लगे। आपको बैंक से आने के बाद उपन्यास पढ़ने का टाइम मिल जाता है? मैंने बात टाली। बिल्कुल मिल जाता है वसुंधरा जी। घर में पत्नी तो है नहीं जो किताब छीन कर रख देगी। टाइम ही टाइम है। जिंदगी से मिली कड़वाहट अक्सर उनकी बातों में छलक आती थी, और वही एक पल होता था जो मेरे सारे घाव भी हरे कर जाता था। मैंने भी कब सोचा था कि कॉलेज में किसी एक झूठे वादे से टूटा दिल कभी किसी और पर विश्वास करने लायक नहीं बचेगा, और जिंदगी घर से स्कूल, स्कूल से घर में बीत जाएगी। रटी रटाई बातें, वही बातें, हर साल बच्चों को पढ़ाना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, कॉपी जांचना और स्टाफ रूम की खुसुर फुसुर में बिना मन के मुस्कुराने की कोशिश करना। कहने को तो सब चल रहा था, महसूस करो तो सब रुका हुआ था। अलार्म एक बार फिर चीखा। मैंने हड़बड़ा कर रजाई फेंकी। 7 बज गए थे। 7:30 तक रम्या आ जाएगी, फिर तैयार होना, स्कूल जाना, घड़ी जैसा बीतना जीवन का। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और फिर 9 से वापस सुई को 12 पर आना। आज अब पारिक नहीं गई दीदी? अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आई रम्या मुझे देखकर चौंक गई। हाँ, देर से आंख खुली। ये क्या भेष बनाकर आई हो आज? मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। एकदम चमकता हुआ गाढ़े हरे रंग का कुर्ता, लाल सलवार और लाल चुन्नी, पान से रंगे दांत और चवन्नी जितनी बड़ी बिंदी। गोपाल के पापा लेके आए ये सूट। गुनगुनाते हुए वो खाना बनाने में लग गई। मैं भन्ना कर रह गई। अभी पिछले हफ्ते उसने अनगिनत गालियों को कभी संज्ञा, कभी विशेषण की तरह प्रयोग किया था, इसी गोपाल के पापा यानी अपने पति के लिए, और आज चली आई उसके नाम की माला जपते। खिड़की से झांक कर देखा, लोग पार्क से लौट रहे थे। मन फिर डूबने लगा। रह रहकर कल वाली बात आ रही थी। सब कुछ ठीक तो चल रहा था। अचानक अरुण का वो संदेश आना, नहीं, वो बात कहीं से भी सही नहीं थी। वसुंधरा, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें जहां जाना है हम वहीं से भाग रहे हैं? मैंने पहले भी तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, तुम टाल गई। ग्रो अप, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें नहीं लगता अब इस दोस्ती वाले भ्रम से हमें बाहर आना चाहिए? मैंने मोबाइल फोन उठाकर ये संदेश फिर से पढ़ा। कल से अनगिनत बार ये संदेश पढ़ चुकी हूं। ना जवाब दिया, ना अरुण का फोन उठाया। आखिरी डर था सुबह की सैर में आमना सामना होने का, उससे भी बच गई। मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा था। हेलो। हाँ पापा, गुड मॉर्निंग। नहीं, आज टहलने नहीं गई, बस निकलूंगी अभी स्कूल के लिए। कल से छुट्टियां लग रही हैं ना, आ जाओ इधर ही, नया साल साथ मना लेंगे। टिंकी पिंकी भी बहुत याद कर रही थी तुमको, देख लेना बिट्टो। हाँ ठीक है, स्कूल से आकर फोन मिलाना। ऑटो में बैठते ही मोबाइल का नेटवर्क बंद कर दिया। हर थोड़ी देर में पीपी करता एक संदेश, आपका दिन शुभ हो, नए साल की बधाई एडवांस में।
जैसे चलताऊ संदेश और गजक की एक फोटो के साथ। सर्दियों में गजक मेरी ओर से जैसे वाहियात संदेश। कितना समय है लोगों के पास बर्बाद करने के लिए, फालतू बातों पर हंसने के लिए। अगर चाहो कि 2 घड़ी किसी कंधे पर सिर रखकर सुस्ता लो तो कोई नहीं। पापा घर बुला रहे हैं, चली जाऊं क्या? 10 दिनों की छुट्टियां हैं तो भैया से, बच्चों से, सबसे मिलना हो जाएगा। और भाभी, मन कसोला हो गया। 2 दिन तक सब ठीक चलता है, फिर तीसरे दिन घुमा फिराकर वही एक बात। तुम शादी कर लेती तो हम सब भी फ्री हो जाते। अरे, कौन सी अपनी जिम्मेदारी सौंप रखी है मैंने किसी के कंधे पर? अकेली रहती हूं, अपना खर्चा उठाती हूं। बीमार हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, तब भी किसी को फोन नहीं करती। हाँ, मां थी तो बात अलग थी, अब तो वो भी नहीं है। ऑटो रिक्शा बहुत तेज चल रहा था। आंसू गाल पर गिरकर चेहरे को और ठंडा कर रहे थे। मैंने शॉल कसकर लपेट लिया। मां बहुत याद आ रही थी। हमने तो साफ कह दिया इनसे। शैलजा जी ने स्टाफ रूम में अपने घर की बातों का पुलिंदा खोलना शुरू किया। हमने तो साफ कह दिया इनसे, ना हम मायके जाएंगे ना ससुराल। छुट्टियां हैं, कहीं बढ़िया जगह ले चलो घुमाने, है कि नहीं? मैंने खुद यही कहा, और जानती है, जवाब में वो पीली साड़ी वाला कांड लेकर बैठ गए। बताया था ना मैंने। मोनिका खुफिया हंसी हंसती हुई कोई बेहद व्यक्तिगत बात सार्वजनिक कर रही थी और श्रोताओं को असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मैं फिर फोन निकालकर उसी संदेश में खो गई। ऐसे थोड़े मैं दोस्ती से आगे बढ़कर सोच लूंगी। वैसी कोई बात भी नहीं थी मेरे मन में। बेचैनी हो रही थी। अभी तक शिखा क्लास खत्म करके आई नहीं थी। चले चाय पीने, या ऐसे ही मुंह बनाती रहेगी इनके फूहड़ मजाक पर? शिखा मेरा कंधा थपथपाते हुए फुसफुसाई। चलो यार, वैसे ही दिमाग खराब है आज। मैं बड़बड़ाते हुए उठी। कैंटीन में आकर बैठते ही मैंने मन खोला। शिखा, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? तुम्हारे गुलजार साहब ने तुमको लाल गुलाब दे दिया क्या? वो आंख मारकर मुस्कुरा दी। मैं अवाक रह गई। ये कैसे जान गई? अब बताओगी भी क्या हुआ? वो झुंझला रही थी। मैंने फोन निकालकर संदेश उसको दिखाया। तुमने क्या जवाब दिया? या शायद दिया ही नहीं, है ना? शिखा मेरा चेहरा पढ़ते हुए बोली। इसमें जवाब देने लायक है ही क्या? फिल्मों वाली बातें हैं। दोस्ती से आगे बढ़ना बकवास। मैंने चाय का एक घूंट भरा। तुम ना वसु एकदम अजीब सा रिएक्शन दे रही हो। दिन भर अरुण के बारे में बातें कर सकती हो, ढूंढ ढूंढ कर उनके फोटो फेसबुक पर देख सकती हो, यहां तक कि कपड़े भी अब उनकी पसंद के पहनती हो। लेकिन एक भ्रम में जीना है बस। कब तक उन्हीं कड़वी यादों से लड़ती रहोगी? बाहर आओ, गुलजार साहब इंतजार कर रहे हैं। वो मुस्कुरा दी। मैं अब पिछला कुछ याद नहीं करती शिखा, सब भूल चुकी हूं। और ये तुमसे किसने कहा कि मैं उनके पसंद के कपड़े पहनती हूं? कहने को तो मैं कह गई, लेकिन ये दोनों बातें झूठ थी। जब से अरुण ने कॉटन साड़ियों वाली बात कही थी, मैं ज्यादातर वही पहनती थी, यहां तक कि सुबह सैर के वक्त भी। जहां तक सवाल था दूसरे झूठ का, मैं अभी तक उसी झूठ से आहत यादों के उसी जंगल में भटक रही थी जहां मोहित मुझे छोड़कर गया था। घर आकर बहुत देर तक फेसबुक देखती रही। ये फेसबुक की दुनिया भी ना, किसी ने अपने पति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे पति को जन्मदिन मुबारक हो। जिसके जवाब में उसके पति ने, मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे तुम मिली, लिखा। और ये सब पढ़कर ताली बजाने वाले अनगिनत लोग।
ऐसे रिश्तों की दुकान लगाते हुए मन नहीं ऊब जाता? और भी बहुत सारे प्रदर्शन देखते हुए, अपने को रोकते हुए भी, ना चाहते हुए भी, मैं फिर से मोहित के प्रोफाइल में चली गई। बीवी, बच्चों और बंगला गाड़ी के साथ अनगिनत तस्वीरें। बीच बीच में अमेरिका समुद्री तटों पर धूप का चश्मा लगाकर लेटे हुए तस्वीरें। मन भर आया। कितनी आसानी से मुझसे इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए। बस नौकरी लगने की देर है, फिर तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें मिसेस मोहित मेहरा बनने से। बस तुम ऐसे घबराया मत करो। और क्या, अब तो अमेरिका में रहेंगे आराम से। बस शादी के बाद तुम ये लंबे लंबे कुर्ते ना पहनना। अब बिजी रहता हूं वसुंधरा, अब हर दिन तो बात नहीं कर सकता ना। दिनों से हफ्तों और फिर हफ्तों से महीनों के फासले, और फिर वो फोन। वसुंधरा, माँ बिल्कुल तैयार नहीं है हमारे रिश्ते के लिए। हमें अपने परिवार के लिए सब कुछ भूलना होगा। तुम सुन रही हो ना? मैंने फोन पटक दिया था। इससे ज्यादा और मैं क्या सुनती। असलियत तो ये थी कि शहर के बड़े उद्योगपति की बेटी को अपनी पत्नी बनाना मोहित के लिए एक बड़ी छलांग थी। फिर मैं कहां और मेरा प्यार कहां। अंधेरा किए काहे बैठी है दीदी, शाम हो गई। रम्या ने आते ही टप से लाइट जला दी। हो, रो रही हैं? सिर पिरा रहा है? बिना मेरा जवाब सुने तेल की शीशी लाकर सिर दबाने लगी। मेरे आंसू और तेज गिरने लगे थे। कितना अपनापन लग रहा था इस स्पर्श में। मैंने उसकी गोदी में सिर टिका दिया। दीदी, 507 वाली बंगालन हमसे पूछ रही थी, तुम्हारी टीचर दीदी ने शादी क्यों नहीं की? हमने कहा, दीदी के जैसा कोई सुंदर आदमी मिलेगा क्या उनको? उसके भोलेपन पर मैं आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा दी। ये सब बातें केवल मुझे खुश करने के लिए वो बोल रही थी। सिर हल्का लग रहा था। मैंने उससे चाय बनाने को कहकर फोन उठाया। ओह, फोन की घंटी बंद थी। 7 छूटी हुई कॉलें पड़ी थी। एक पापा की, 3 शिखा की और 3 अरुण की। इतनी देर में संदेश भी बहुत सारे आ चुके थे। पापा ने मेरी भतीजियों की कुछ तस्वीरें भेजी थी, स्कूल वाले समूह पर कुछ चुटकुले, और अरुण का एक छोटा सा संदेश। क्या आज हम मिल सकते हैं? मैं बहुत देर तक उनकी फोटो देखती रही। शिखा सही कहती है, कुछ सालों बाद अरुण एकदम गुलजार साहब जैसे दिखने लगेंगे। वही संजीदगी, वही प्रबुद्धता और वैसी ही उदास आंखें। 3-4 बार संदेश टाइप किया, फिर हटाया। कितनी उलझन हो रही थी। कब तक ऐसे टालना ठीक है? क्यों नहीं साफ साफ मना कर देती? पता नहीं क्या सोचकर रम्या को रात के खाने के लिए समझाकर सीधे मैं उनके फ्लैट पहुंच गई। साहब हैं? दरवाजा शामू ने खोला। साहब, साहब तो अस्पताल में है ना? उसने ऐसे बताया जैसे मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। अस्पताल में है मतलब? मेरी आवाज में घबराहट आ चुकी थी। मेरी अनभिज्ञता से आश्वस्त होकर उसने पूरी बात खोली। थोड़ी देर पहले पेट में दर्द हुआ साहब को, इस तरफ, फिर बेहोश हो गए। हम सब जनी तुरंत ले गए अस्पताल। तुम सब मतलब और कौन? मेरे हाथ पैर ढीले हो रहे थे। अब भाटिया मैडम, शर्मा जी और हम। मिसेस भाटिया को फोन करके बात की और अगले आधे घंटे के अंदर मैं अस्पताल में थी। अरुण को हल्का दर्द रहता था, ही जस्ट इग्नोर्ड। मिसेस भाटिया बोली, इट वॉज अपेंडिसाइटिस। आज तेज दर्द उठा, अचानक बेहोश हो गया। शामू मेरे घर आया, हम लोग फटाफट यहां लेकर आए। यू नो वसुंधरा, डॉक्टर ने कहा 1 घंटा भी देर से आते तो रिस्क ही था। मैंने फोन में संदेश आने का समय देखा। शायद ये सब इसके तुरंत बाद ही हुआ होगा। मेरी आंखें भरी हुई थी। क्यों भरी हुई थी पता नहीं।
जितनी देर ऑपरेशन चला मैं वहीं बाहर कुर्सी पर सिर टिकाए अधमरी सी बैठी रही। मुझे हो क्या रहा था? ऐसा तो कुछ है नहीं ना, एक दोस्ती ही ना। उसमें ऐसी घबराहट जैसे मेरे हाथों से रेत फिसली जा रही हो। सब ठीक है, अब तो रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, शर्मा जी ने आकर बताया। आप लोग घर जाइए, मैं हूं यहां। पता नहीं मेरे अंदर में कौन बोला, मैं रुक रही हूं यहां, आप मुझे पेपर्स दे दीजिए। ये एक ऐसा पल था जहां ना मुझे बदनामी दिख रही थी, ना लोगों की खुफिया निगाहें, ना अरुण और मेरे संबंध पर उठती लोगों की उंगलियां। मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुण दिखाई दे रहे थे। करीब 4 घंटे बाद अरुण को होश आया। डॉक्टर और नर्स से घिरे हुए बस वो आंखों में कुछ सवाल लिए लेटे रहे। मैं जानबूझकर उनकी ओर कम से कम देख रही थी। कल से इनको हल्का खाना दे सकते हैं, सूप या खिचड़ी जैसा कुछ, और 4 दिन बाद यहां से छुट्टी। नया साल आप घर पर मनाइएगा मिस्टर अरुण। डॉक्टर मुस्कुराते हुए चला गया। अरुण आंखें बंद किए लेटे थे और मैं थोड़ी दूर रखे पतले से बेड पर दीवार से सिर टिकाकर बैठी थी। पूरी रात ऐसे ही बीती। बीच बीच में जब नर्स ड्रिप चेक करने आती थी, सन्नाटा तभी टूटता था। आप लोग थोड़ी देर है ना, अभी मैं घर फ्रेश होकर आती हूं। सुबह बिल्डिंग के लोग उन्हें देखने आए तो मैंने अपना सामान उठाते हुए पूछा, ये लोग हैं यहां, आप मतलब हो जाएगा मैनेज। अरुण की हल्की सी आवाज सुनाई दी और जो नहीं कहा गया वो भी सुनाई दिया। आप है कौन जो इतना परेशान हो रही हैं? किसी तरह हिम्मत बटोर कर मैंने कहा, स्कूल बंद है, मैं फ्री हूं, बाकी लोगों का ऑफिस होगा। ऑटो रिक्शा में बैठकर मैं अपने मन की थैली को टटोलती रही। केवल यही कारण है यहां रुकने का? अगर स्कूल होता तो मैं छुट्टी ले लेती। जो जवाब आ रहा था वो मुझे और व्यथित कर रहा था, जिसके लिए एक और सवाल, मैं क्यों छुट्टी ले लेती? हाँ मैं समझ रही हूं, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? हेलो वसुंधरा, कुछ बोलो। घर आते ही मैंने शिखा को फोन किया और बताते बताते रो पड़ी। पता नहीं यार, इस तरह से अस्पताल में अरुण को देखकर अजीब सा लगा। मैंने किसी तरह अपनी बात समझानी चाहिए। ऐसा लगा जैसे कुछ है जो मुझसे छूटने वाला है, कोई जाने वाला है। तो मत जाने दो वसु, कब तक भागोगी इस तरह? अंकल भी तो तुम्हें सेटल्ड देखना चाहते हैं। 40 की होने जा रही हो, अरुण भी तुमसे 2-4 साल बड़े ही होंगे, सुन रही हो ना? वही तो। मैंने उसकी बात काटी। ये कोई उम्र है क्या साथी ढूंढने की? वसुंधरा, इसी उम्र में तो हमें एक कंधा चाहिए होता है सिर टिकाने के लिए, किसी के पास बैठकर बिना कहे सब कुछ कहने और सुनने के लिए। अब तो तुम भी मान रही हो ना कि ये दोस्ती से ज्यादा कुछ है, बोलो। मेरे पास जवाब था भी और नहीं भी। अस्पताल में जितनी देर अरुण के साथ रहती सब कुछ पूर्ण लगता था। थोड़ी देर के लिए भी घर आती तो जैसे अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आती थी। 4 दिन कैसे बीत गए पता नहीं। कल छुट्टी मिल जाएगी आपको इस कैद खाने से, मैंने अरुण के आगे सूप रखते हुए कहा। हाँ, और तुमको भी इस नाटक से, है ना? एकदम से आप से तुम पर आना, और वो भी इस सवाल के साथ। मैं चुपचाप सामान समेटती रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूं वसुंधरा, इतने दिन मेरे लिए बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? क्या नाटक नहीं है ये सब? अरुण सूप को एक तरफ कर चुके थे। चलिए नाटक ही सही, आप सूप पीजिए। मैंने पास आकर टेबल सीधी की। अरुण ने मेरा हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया। वसुंधरा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम्हारी चुप्पी में मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया था, लेकिन इतने दिनों से ये सब इस तरह से, प्लीज
कुछ बोलो। वो अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए थे। आपको सब साफ साफ सुनना है क्या? मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की थी। ना चाहते हुए भी एक रंग था जो मेरे चेहरे पर फैल रहा था, एक मुस्कुराहट भी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अरुण एकदम से मुस्कुराने लगे थे। पता है नाइट शिफ्ट वाली नर्स क्या कह रही थी? कह रही थी, तुम्हारा वाइफ बहुत गुस्सा करता है। तुम लड़ ली थी ना उससे जाकर। मैं अपने को रोकते हुए भी खिलखिलाकर हंसने लगी थी। अरुण मुझे एकटक देखते हुए हंस रहे थे। दरवाजे पर हुई खटखट से हमारे हाथ अलग हुए। सफाई वाला लड़का खड़ा था। साहब, नए साल की बख्शिश। वो हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए मुस्कुरा रहा था। आज तो 31 दिसंबर है ना, आने तो दो नया साल। मैं उससे बोली। हमारे लिए तो आ गया है नया साल। अरुण शरारत भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। वासु, पर्स से 100 रुपए निकाल कर इसको दे दो। ये वाला न्यू ईयर बहुत हैप्पी है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी वसुंधरा और अरुण की कहानी? हमें जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल के कौन से तार छेड़े, और ये भी बताएं कि क्या हम ऐसी नई कहानियां आप तक ढूंढ ढूंढ कर लाते रहें। हमें लिखिए hello@piyushagarwal.com पर, hello@piyushagarwal.com, या रिव्यू डालें आप जहां भी इस कहानी को सुन रहे हैं उस ऐप पर। इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं। आप जहां ये कहानी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। यूट्यूब और फेसबुक पर भी इंडी पॉडकास्टर को फॉलो करें, और अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो एप्पल पॉडकास्ट पर अपना रिव्यू डालें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा, और एडिट किया है प्रितेश भंडारी ने। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।